स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट ट्रांसफॉर्मर। देखो, अब अपन ने 3 पार्ट कर लिया है, उसका लास्ट पार्ट चलेगा एसी का ट्रांसफॉर्मर। बहुत सारे पर्पजेस के लिए अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वन अनदर टू ग्रेटर या सिंपल वैल्यू में। ये डन होता है एक डिवाइस जिसको अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। बच्चों यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि ट्रांसफार्मर में बच्चों 2 सेट ऑफ कॉइल्स होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे उंड होते हैं, सेफ्ट आयरन कोर होगा, आइदर वन ऑन टॉप ऑफ द अदर होगा। सेपरेट लिप्स ऑफ द कोर होगा। वन कॉइल को अपन प्राइमरी कॉइल कहते हैं जिसमें एनपी टर्न्स होते हैं, और अदर कॉइल होता है सेकेंडरी कॉइल होगा और इसमें एनएस टर्न्स होता है। जो प्राइमरी कॉइल होता है वो इनपुट कॉइल होगा, सेकेंडरी कॉइल आउटपुट कॉइल होगा ट्रांसफार्मर का। ये देखो आपका प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखिए 2 अरेंजमेंट है वाइंडिंग का, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है। 2 कॉइल टॉप पे ईच अदर पे, 2 कॉइल सेपरेट लिप्स पे है कोर पे, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉइल टॉप पे है, ये सेपरेट है। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं प्राइमरी में, तो जो रेजोनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो लिंक करेगा सेकेंडरी से और ईएमएफ इंड्यूस करेगा। जो वैल्यू होगा ईएमएफ का डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स को इन द सेकेंडरी। अपन आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं जिसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है और सभी फ्लक्स जो होगा कोर लिंक्स में बहुत प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में होगा। फाई जो होता है फ्लक्स मानते हैं कि ईच टर्म में होता है कोर एट टाइम टी, और करंट जो होगा प्राइमरी में जो वोल्टेज वीपी अप्लाइड होगा, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज होगा सेकेंडरी में वो होगा माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी। जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई होगा वो इंड्यूस ईएमएफ करेगा, इसको अपन बैक ईएमएफ कहते हैं प्राइमरी में, और यहाँ पे होगा एनपी माइनस डी फाई बाई डी टी। ईपी और वीपी बराबर होगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो प्राइमरी करंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। जो प्राइमरी होता है उसके पास जीरो रेजिस्टेंस होता है। यदि सेकेंडरी ओपन सर्किट है ऑफ द करंट टेकन स्मॉल लेंगे और गुड हो गया अप्रोक्सीमेशन, तो ईएस वीएस के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे Vs क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी है, तो यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे Vs माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, वीपी माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो Vs अपॉन वीपी एन एस अपॉन एमपी होगा। नोट करो जो एबो रिलेशन है ऑप्टेंड होता है 3 जंक्शन से। पहला की जो प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट है वो स्मॉल है, दूसरा जो एज्यूम फ्लक्स है बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी में वो बहुत ही लिटिल फ्लक्स स्कैप हो रहा है कोर से, और तीसरा जो सेकेंडरी करंट है वो स्मॉल है। यदि ट्रांसफार्मर बच्चों 100% इफिशियंट है तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं, तो जो पावर इनपुट होगा वो इक्वल होगा पावर आउटपुट के, ठीक है। आईपीवीपी होगा आईएसवीएस के लिए, ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है, ठीक है। आइडियल में क्या होगा 100% इफिशियंसी होगी। यदि वो जो कुछ एनर्जी ऑलवेज लॉस्ट हो रहा है तो ये गुड अप्रोक्सीमेशन होता है। अपन डिजाइन करेंगे ट्रांसफार्मर की जिसकी एफिशिएंसी मोर देन हो 95%, और यहाँ से अपन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है आईपी अपॉन आईएस, करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी। बच्चों वी और एन साथ साथ है, देखो आई पी अलग है, देखो वोल्टेज सेकेंडरी है और नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी है लेकिन करंट प्राइमरी का है। तो याद रखिएगा वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स ये तो सेकेंडरी के हैं लेकिन करंट इसके अपोजिट है प्राइमरी के। और यहाँ पे आई और वी बोथ ऑसिलेट करेगा सेम फ्रीक्वेंसी से एसी सोर्स के, जो कि रेशियो देगा एम्पलीट्यूड ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, और अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे अफेक्ट करेंगे वोल्टेज एंड करंट को, ठीक है। तो यहाँ पे वीएस को क्या लिख सकते हैं एनएस अपॉन एनपी टू वीपी, या आईएस को लिख सकते हैं एनपी अपॉन एनएस इनटू आईपी। और ये सेकेंडरी कॉइल का ग्रेटर नंबर ऑफ टर्म्स होगा प्राइमरी से, तो जो वोल्टेज होगा वो स्टेप्ड अप होगा। स्टेप्ड अप का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा। 2 होते हैं बच्चों, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में क्या होगा कि यहाँ पे वीएस ज़्यादा होगा वीपी से, और अरेंजमेंट होगा जिसमें लेस करंट होगा सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी से, मतलब एनपी अपॉन एनएस लेस देन 1 होगा, और आईएस से ज़्यादा आईपी होगा, ठीक है। जैसे मान चलो प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर में 100 टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल में 200 टर्न्स है, एनएस अपॉन एनपी होगा, एनपी अपॉन एनएस 1/2 होगा, 220 वोल्ट है, इनपुट 10 एम्पियर सेटअप है, आउटपुट 5 एम्पियर है। सेकेंडरी कॉइल में लेस टर्न्स होता है प्राइमरी से, मतलब एनपी ज़्यादा होगा, तो अपन इसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बच्चों 2 ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपका नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न ज़्यादा होगा, सॉरी बच्चों एनएस ज़्यादा होगा एनपी से, और स्टेप डाउन में एनपी ज़्यादा होगा। और इस केस में वीएस ग्रेटर देन वीपी होगा लेकिन करंट जो होगा सेकेंडरी का ज़्यादा होगा, और ऐसा वोल्टेज स्टेप डाउन है या रिड्यूस्ड होगा और करंट क्या होगा इंक्रीज होगा। जो इक्वेशन ऑप्टेंड होता है एबो इक्वल अप्लाई टू आइडियल ट्रांसफार्मर होता है जहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफार्मर में बच्चों कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं कुछ रीजन्स की वजह से। यहाँ पे रीजन है कि किस वजह से एनर्जी लॉसेस होते हैं। पहला तो फ्लक्स लीकेज है बच्चों, कि यहाँ पे कुछ फ्लक्स लीकेज होता है जो कि प्राइमरी पास करता है सेकेंडरी से ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ द कोर की वजह से एयर गैप्स इन द कोर, ये रिड्यूस्ड होगा जब अपन वाइंडिंग करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर। दूसरा क्या रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, जो वायर यूज होता है वाइंडिंग में
उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है जो एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द वायर। हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग में ये मिनिमाइज होता है थिक वायर से। एडी करंट में क्या होगा बच्चों, जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करता है एडी करंट को आयरन कोर से और कॉजेस करेगा हीटिंग को। जो हीट होगा ये रिड्यूस होता है जो अपन लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। हाई स्टेरेसिस में क्या होगा, जो मैग्नेटाइजेशन होगा कोर का वो रिपीटेडली रिवर्स होगा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से। जो रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी का वो अपीयर होता है हीट के फॉर्म में, जो कि कीप करता है मिनिमम जब अपन यूज करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को जिसका लो हिस्टेरेसिस लॉस होता है। जो लार्ज स्केल ट्रांसमिशन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है लॉन्ग डिस्टेंस में, वो यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज आउटपुट होता है जनरेटर का वो स्टेप्ड अप होता है और जो करंट होता है रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, यदि इसको ट्रांसमिटेड करेंगे ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एरिया सब स्टेशन नियर द कंज्यूमर, तो जो वोल्टेज स्टेप डाउन होगा और ये फर्दर स्टेप डाउन होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा सब स्टेशन में एंड यूटिलिटी पोल्स में जब उसकी पावर सप्लाई हमारे घर में 240 वोल्ट से कम हो। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमारा हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग और ये फ्लक्स लीकेज, ये क्या है कि जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं वो किस किस वजह से होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आईपी अपॉन आईएस, वीपी अपॉन वीएस अपॉन वीपी, एनएस अपॉन एनपी। एनएस और वीएस साथ चल रहा है, आईपी अपोजिट चल रहा है। उसके बाद बच्चों ट्रांसफार्मर किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से बेस्ड है। इसमें प्राइमरी टर्न्स हैं, सेकेंडरी टर्न्स हैं। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन है बच्चों। स्टेप अप में क्या होगा, स्टेप अप में वीएस ज्यादा होगा वीपी से, एनएस ज्यादा होगा एनपी से, लेकिन आईपी ज्यादा होगा आईएस से। यहाँ पे एनपी ज्यादा होगा और वीपी ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब प्राइमरी वाला ज्यादा होगा स्टेप डाउन में और स्टेप अप में सेकेंडरी ज्यादा होगा। ठीक है, अब समरी की बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट वीएम साइन ओमेगा टी होगा, रजिस्टर होगा तो रेजिस्टेंट आई एम साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस वीएम बाई आर होगा। जो करंट होगा वो फेस होगा, मतलब फाई यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ये प्योर आर है। अल्टरनेटिंग करंट आई एम इक्वल टू साइन ओमेगा टी है, पासेस करेगा रजिस्टर से, तो एवरेज पावर जो होगा जो रेटिंग में आई स्क्वायर आई 1/2 आई स्क्वायर एम आर होगा। एक्सप्रेस करेंगे डीसी पावर में आई स्क्वायर आर होगा, स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट होता है जिसको अपन आरएमएस वैल्यू कहते हैं, जो कि होता है आई नॉट बाई रूट 2। इसी तरह वी एम बाई वोल्ट जो आरएमएस वोल्टेज होता है वो वीएम बाई रूट 2 होता है। पावर आई भी होता है आई स्क्वायर आर होगा। एसी वोल्टेज में वीएम साइन ओमेगा टी होता है जो कि अप्लाइड होगा प्योर इंडक्टर में। ठीक है, आई क्या होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। आई एम वीएम बाई एक्सएल होगा, एक्सएल क्या होगा ओमेगा एल होगा जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। जो करंट होता है इंडक्टर में लैग करता है वोल्टेज को बाई पाई बाई 2, मतलब बच्चों यहाँ पे करंट पीछे चलेगा वोल्टेज आगे चलेगा। जो एवरेज पावर डिसिपेटेड होगा इंडक्टर में ओवर ए कंप्लीट साइकिल वो 0 होगा। ठीक है, ओवर ए कंप्लीट साइकिल क्या होगा वो 0 होगा आपका। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि ओवर ए कंप्लीट साइकिल जो आपका 0 होता है। ठीक है, जो एवरेज पावर डिसिपेटेड होगा इंडक्टर में। ठीक है, जो एवरेज पावर डिसिपेटेड होता है आपका कंडक्टर में ऑफ ए कंप्लीट साइकिल वो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद एसी वोल्टेज बच्चों देखो वीएम साइन ओमेगा टी होगा, करंट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। यहाँ पे करंट वो करेगा लीड करेगा एक्सी 1 अपॉन ओमेगा से, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। जो करंट पास होगा कैपेसिटर से वो पाई बाई 2 होगा। ठीक है, इन केस ऑफ कंडक्टर जो एवरेज पावर सप्लाई होगा कैपेसिटर में ओवर कंप्लीट साइकिल वो 0 होगा। ठीक है, आरएलसी सर्किट में अपन वीएम साइन ओमेगा टी होगा। जो करंट होगा आईएम साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा, आईएम वीएम बाई आर होगा, 10 फाई एक्सी माइनस एल बाई आर होगा, जो अंडर आर स्क्वायर एक्सी माइनस स्क्वायर होगा। पावर वी आई कॉस फाई होगा, जो टर्म कॉस फाई होगा उसको अपन क्या कहेंगे पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट में कॉस फाई 0 होता है, कोई भी पावर लॉस नहीं होगा सर्किट के थ्रू। ऐसे केस में जो करंट रिफर्ड होता है उसको वाटलेस करंट कहते हैं। जो फेस रिलेशन होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इसी सर्किट का वो कन्वेंशनली दिखता है, रिप्रेजेंटिंग करेंगे वोल्टेज एंड करंट रोटेटिंग वेक्टर, जिसको फेजर कहेंगे। फेजर वेक्टर होता है जो कि कहाँ से रोटेट होगा अबाउट ओरिजिन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। जो मैग्नीट्यूड होगा फेजर रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ क्वांटिटी को। ठीक है, जो एनालिसिस होता है इसी सर्किट का फैसिलिटेट होता है यूज ऑफ फेजर डायग्राम। ट्रांसफार्मर क्या होगा आयरन कोर होगा, बाउंडेड होगा, प्राइमरी कॉइल एनपी टर्न्स होगा, सेकेंडरी कॉइल एनएस टर्न्स होगा। प्राइमरी कॉइल कनेक्टेड होगा एसी सोर्स से, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो रिलेटेड होगा वीएस इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी टू वीपी, आईएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस इनटू आईपी। सेकेंडरी कॉइल में ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स होगा प्राइमरी से, तो स्टेप्ड अप होगा। इस अरेंजमेंट को अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। यदि सेकेंडरी कॉइल में लेस टर्न होगा प्राइमरी तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है बच्चों, यदि एनपी ज्यादा है तो स्टेप डाउन है, यदि एनएस ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उसके बाद आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, रिएक्टेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर। ये आरएमएस का ml2 t-3 - 1 है, आरएमएस ए है इसमें ml2 t-3 - 2 है, ml2 t-3 - 2 है। और इंपीडेंस का भी ml2 t-3 - 2 है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी t-1 है, डायमेंशनलेस होता है। क्वालिटी फैक्टर और पावर फैक्टर भी डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, पॉइंट्स टू फाउंडर में देखो पहला पॉइंट क्या है, जो वैल्यू है एसी वोल्टेज का ऑर्डिनरी आरएमएस वैल्यू होगा। जो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल होता है नॉर्मली 240 वोल्ट होता है, जिसको अपन आरएमएस वैल्यू कहेंगे। एम्पलीट्यूड इसका कितना होगा 340 वोल्ट। जो पावर रेटिंग होता है एलिमेंट का जिसका यूज करते हैं इसी सर्किट में, उसकी एवरेज पावर रेटिंग में जो पावर कंज्यूम होता है इसी सर्किट में वो कभी नेगेटिव नहीं होता। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों, एवरेज पावर कंज्यूम इस सर्किट में कभी नेगेटिव नहीं होगा। जो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता है मेजर करता है एम्पियर में, और जो एम्पियर डिफाइंड होता है अल्टरनेटिंग करंट में, ये डिराइव नहीं होता म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ टू पैरेलल वायर से, जो कि कैरी करे एसी करंट को। डीसी एम्पियर डिराइव होता
है, एसी करंट चेंजेस करता है डायरेक्शन को विद सोर्स फ्रीक्वेंसी और अट्रैक्टिव फोर्स एवरेज होगा, एवरेज टू जीरो होगा, जो एसी एम्पियर होगा वो डिफाइन होगा कुछ प्रॉपर्टी में जो कि इंडिपेंडेंट होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट में। जूल हीटिंग ऐसी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे 1 एम्पियर आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट होगा, यदि करंट प्रोड्यूस करेगा सेम एवरेज हीटिंग को 1 एम्पियर डीसी सर्किट प्रोड्यूस करेगा सेम कंडीशन को। एसी सर्किट में जब एडिंग करेंगे वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट तो अपन लेंगे उसके फेजर्स को प्रॉपर्ली, वी आर वी सी वोल्टेज होता है आर और सी रिस्पेक्टिव इन एसी सर्किट, और जो वोल्टेज अक्रॉस होगा वो वी आर सी अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर होगा, वी आर प्लस वी सी सिंस वी सी इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। ठीक है, फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट रिप्रेजेंटेड होता है वेक्टर से, ये जो होता है रियली वेक्टर नहीं होंगे, ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ऐसा क्योंकि जो एम्पलीट्यूड और फेजर होता है हार्मोनिकली वैलिंग स्केलर कंबाइन करेगा मैथमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पे रोटेटिंग वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी को, जो इंट्रोड्यूस होगा प्रोड्यूस करेगा सिंपल वे, जिसमें अपन ऐड करेंगे इस क्वांटिटीज को यूजिंग अ रूल जो कि ऑलरेडी अपन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखे हैं। यहाँ पे कोई भी पावर लॉस नहीं होता जो कि एसोसिएट होगा प्योर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस से किसी भी एसी सर्किट में। ओनली एलिमेंट जो कि एनर्जी डिसिपेट करेगा वो रेजिस्टिव एलिमेंट होगा। आरएलसी सर्किट में क्या होगा, एक्सी होगा ओमेगा 1/√LC होगा। रेजोनेंस के लिए जो प्रेजेंस होगा बोथ और एलसी वो मस्ट होना चाहिए। इसी वजह से अपन यहाँ पे जब एल और सी सर्किट में प्रेजेंट होगा तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। पावर फैक्टर जो होता है एलसी सर्किट में मेजर करता है कि कितना सर्किट एक्सपेंड कर रहा है मैक्सिमम पावर को। जनरेटर और मोटर में जो रोल होता है इनपुट आउटपुट का वो रिवर्स होगा। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनपुट होगा और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट होगा। जनरेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट होगा, और दोनों डिवाइसेस सिंपली ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर। बच्चों इंपॉर्टेंट है कि जनरेटर में इनपुट क्या है, मोटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है, और मोटर में हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इनपुट है, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट है। लेकिन हमारे जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इनपुट है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा जो कि लो वोल्टेज होगा इनटू हाई वोल्टेज करेगा, ये वायलेट नहीं करता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और जो करंट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा सेम प्रपोर्शन में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा करंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा बाय द सेम प्रपोर्शन। थैंक यू।